होगा वो अति महत्वपूर्ण, सारे जो भी प्रश्न आते हैं मात्र 4 या 5 चैप्टर से ही आते हैं। ठीक है, किसी भी कंपटीशन में आप बैठिएगा उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है केमिस्ट्री में। तो देखो कंपटीशन में क्या होता है कि तरीका से पढ़ा जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़ना, ये सबसे बड़ी बात जानकारी होनी चाहिए। बहुत लोग किताब खरीदते हैं और एक दिशा से पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं। हाँ, नॉलेज हो जाएगा लेकिन कंपटीशन में उतना जरूरत नहीं होता है। कहाँ पे मेहनत करना है, कहाँ पे कम करना है, ये बात की जानकारी होनी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है 4 या 5 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं, जो मेटर और उसके स्टेट्स हैं वो पढ़ लेंगे, ये बेसिक है। उसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, और फिर लास्ट में हम लोग जो यौगिक है, जो भी कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। यही 4-5 चैप्टर से ही कंपटीशन में आज तक पूछा गया और वहीं से बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले द्रव्य क्या होता है, कोई भी मेटर क्या है, तो द्रव्य किसको कहते हैं? एक होता है द्रव्य, द्रव और द्रव्य, इसका मतलब हुआ लिक्विड, इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड। और एक होता है द्रव्य, जो पार्टिकल्स हो गया, मेटर हो गया, जितने भी जो स्थान घेरता हो, जिसको हम छू सकते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। द्रव्य 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जा सकता है, ठोस में भी पाया जा सकता है, द्रव्य में भी पाया जा सकता है और गैस के रूप में भी पाया जा सकता है। अब ये ठोस क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, परिवर्तन नहीं होगा, निश्चित आकार ग्रहण किए हुए रहेगा, उसको हम बोलते हैं ठोस, सॉलिड। ठीक है। दूसरा है द्रव्य, जिस अवस्था में उसको जिस बर्तन में रखेंगे वो उस आकृति का रूप ले लेता है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार पात्र के जैसा होता है, जिस पात्र में रखते हैं उसका आकार वही हो जाता है, उसको हम बोलते हैं द्रव्य। ठीक है। गैस, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है, ना ही आयतन निश्चित होगा ना ही आकार निश्चित होगा, लेकिन उस पात्र के आयतन जितने वो आकार जैसे हो जाता है। अब उसको गैस सिलेंडर में भर देंगे तो गैस सिलेंडर के आकार का वो भरा जाएगा। ठीक है, तो गैस अवस्था कहलाता है। अब आइए तत्व किसको बोलते हैं? एलिमेंट, यानी समान प्रकार के जब परमाणु क्रमांक के परमाणुओं से जब कोई पदार्थ बनता है तो उसको तत्व कहते हैं। जैसे मान के चलिए तत्व के रूप में हम लोग सोना ले लिए, एयू ले लिए, एजी ले लिए, ये सब क्या एक प्रकार का तत्व है। अगर हम सोना का कण भी तोड़ेंगे ना तो उसमें भी सोना वाला ही गुण होगा। क्या होगा? सोना वाला गुण होगा। लेकिन अगर हम वाटर को अगर हम तोड़ देंगे, H2O को, वाटर को H2O के फॉर्म में, तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिल के बना है, तो ये तत्व नहीं है, ये क्या है? यौगिक है। लेकिन जब O2 अगर हम बोलेंगे, O3 बोलेंगे, N2 बोलेंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तत्व हो जाएंगे। क्योंकि इसके जो छोटे परमाणु होंगे, तोड़ने के बाद जो भी कण होगा वो सब क्या होंगे? इसमें सेम प्रकृति के होंगे, चाहे वो छोटा से छोटा कण क्यों ना हो। सोना का अगर छोटा कण भी कीजिएगा तो उसमें सोना वाला ही गुण होगा, ना कि उसमें चांदी वाला गुण आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे पदार्थ एलिमेंट कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, जिसके परमाणु जो होते हैं वो एक प्रकार के होते हैं। वर्तमान में 115 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और 23 तत्व को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ये आगे हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वो सब में आगे चर्चा करेंगे। यौगिक क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के बनेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर के ये क्या बना देगा? हाँ, एक अणु। तो ये आपका क्या हो गया? एक यौगिक हो गया, H2O। यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो ये दोनों मिल करके क्या बना दिया? यौगिक। लेकिन अगर इसका हम सूक्ष्म कण देखेंगे या इसको तोड़ेंगे तो इसकी प्रकृति भिन्न भी हो सकती है। अगर हम वाटर को गर्म करेंगे तो वेपर होकर के उड़ जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे यौगिक, ऐसे तत्व मतलब कह सकते हैं कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो एक निश्चित अनुपात होता है यौगिक में। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है,
ऑक्सीजन का एक अणु, हाइड्रोजन का दो, तब मिल करके यहाँ क्या बनाया है आपका यौगिक बनाया है। यौगिक को उनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। यौगिक के गुण एवं अवयव तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो जो टूटेगा कण, जो बनेगा, उसका गुण अलग होगा। तो ये विशेषता है। यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। कितना पे वो गलेगा, कितना पे वो क्वथनांक वेपर बन जाएगा, उसका फिक्स होता है। जैसे बर्फ है, 0 डिग्री पे आप देखिएगा वाटर बर्फ के रूप में बन जाएगा। अगर बर्फ को पिघलाएंगे तो वो 0 डिग्री से जो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो गलना शुरू हो जाएगा। क्वथनांक 100 डिग्री टेम्परेचर पे ये वेपराइज हो जाता है। तो एक निश्चित होता है, एक फिक्स होता है जिसपे वो गल जाए या क्वथनांक हो जाए। यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, अतः यह एक समांगी द्रव्य है। ठीक है, समान रूप से मिला हुआ रहता है। वाटर में कहीं से निकालोगे पानी, तो पानी अगर निकालोगे तो वही H2O के टर्म में ही वो रहेगा। ये नहीं है कि उसमें 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। किधर से भी अगर वाटर निकालिएगा तो वो समान रूप से मिश्रित होगा, H2O के फॉर्म में ही होगा। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन करके कंबाइन करके ही वो बना हुआ। तो यही हो गया। तो यौगिक और मिश्रण में मेन डिफरेंस क्या है कि एक अनुपात जो होता है मिश्रण में नहीं होता है। जैसे अब मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। जैसे अगर हम शरबत घोरते हैं, पूरा अच्छे से घोर लेते हैं, पूरा बढ़िया से फेंट देंगे, तो अगर बाल्टी में घोरे तो बाल्टी के किसी कोना से निकालिए, मीठा उतना ही होगा। क्या होगा? मीठा उतना ही होगा, क्योंकि वो समान रूप से मिल गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण है, अब पानी में बालू मिला दो, ठीक है, समान रूप से कभी नहीं मिलेगा। जब आप ऊपर से निकालिएगा तो बालू कम निकलेगा, और जब नीचे से निकालिएगा बालू ज्यादा निकलेगा। तो वो एक प्रकार का क्या होगा? विसमांगी मिश्रण। समान रूप से वो मिल ही नहीं सकता, पानी में वो समान रूप से कभी मिलेगा नहीं। लेकिन चीनी का घोल क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। ये सब भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, कौन सा समांगी है और कौन सा विसमांगी है। ठीक है, मिश्रण 2 या 2 से अधिक किन्हीं भी पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बन जाते हैं, किसी भी अनुपात में। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि, जैसे आपको चीनी अगर मिला दिए, घोल दिए, फिर चाशनी को अगर गर्म करते रहोगे, फिर पानी उड़ जाएगा, फिर क्या बच जाएगा? जो चाशनी है वो चीनी का अंश बच जाएगा। तो इसको आप मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। चीनी और पानी को अलग अलग आप कर सकते हैं। जैसे बालू और मिट्टी, अगर जल में बालू मिला दो तो क्या करो? थोड़ा देर छोड़ दो, तो क्या होगा? बालू बैठ जाएगा, ऊपर से पानी हटा लो। तो आप पृथक कर सकते हैं ना भौतिक विधि से। तो वही चीज है। मिश्रण के क्वथनांक और गलनांक निश्चित नहीं होगा, ये अपने अवयवों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। मिश्रण समांगी और विसमांगी 2 प्रकार के होते हैं। बस आपको हमने बता दिया, जिसमें लिक्विड में समान रूप से सभी कण मौजूद हो, बराबर मात्रा में सभी जगह। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। बालू और पानी का मिश्रण है तो विसमांगी मिश्रण होगा। तो ये याद रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये आपका द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं में यही मेन हो गया आपका। ठोस, द्रव्य, गैस किसको कहते हैं, तत्व किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहते हैं। अगर पूछेगा वाटर तत्व है कि यौगिक है तो क्या बोलोगे? क्या है? वाटर यौगिक है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्व से मिलकर बना ना वाटर, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड तत्व होगा कि यौगिक होगा? क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर पूछ दे हम सोना, Au, क्या होगा? तत्व होगा कि यौगिक होगा? क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। अगर हम सीधे बोलते ऑक्सीजन तत्व होगा कि यौगिक होगा, तो क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं थोड़ा सा परमाणु संरचना को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले परमाणु संरचना में थोड़ा बहुत आप लोग जानिए क्या होता है परमाणु संरचना में। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे परमाणु संख्या किसको कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं। ठीक है,
फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कोई भी पार्टिकल्स है, दुनिया का पदार्थ है, तो सबसे सूक्ष्मतम कण, जैसे ये हो गया, ये परमाणु हो गया, ठीक है। परमाणु के बीच में सबसे पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, जैसे ये है, सब मिल करके डॉट डॉट मिल करके कोई पार्टिकल्स बनता है। अगर मिट्टी का ढेला भी फोड़ोगे तो एकदम कण देखोगे, छोटा छोटा कण मिलके बना है। ये अगर दीवार का ईंट भी छोड़ाओगे और उसको जब पीसोगे तो फिर छोटा छोटा कण दिखाई देगा। वही तो वो भी एकदम उससे भी छोटे स्तर पे जो आपको खुले आंख से नहीं दिखता है, परमाणु होते हैं, ठीक है। और परमाणु के बीच में क्या होते हैं? नाभिक होते हैं। परमाणु के बीच में, हर एक परमाणु के बीच में क्या होगा? नाभिक, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे हम एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताएंगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको सारा जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होगा वो परमाणु के नाभिक में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे रहते हैं? परमाणु के नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। किसी भी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है? आपका परमाणु संख्या कहलाता है। अगर पूछते कि परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत भी है? नहीं। और या तो परमाणु, चूंकि प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर 5 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होगा, ठीक। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है? आवेशहीन होता है, न्यूट्रल। ये क्या होता है? आवेशहीन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। कई बार पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की, तो देखो एक ट्रिक हमने बताया था, ईंट पर नाचे। क्या चीज? ईंट पर नाचे। याद रखिएगा एक ट्रिक क्या है? ईंट पर नाचे। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन, जे थॉमसन। पूरा नाम था इनका जे थॉमसन। तो थॉमसन से, टी से याद रख दे, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, ठीक है। पी से प्रोटॉन, पी से क्या हो गया? प्रोटॉन। और रॉ से क्या होगा? ईंट पर, रॉ फॉर रदरफोर्ड। कई जगह गोल्ड स्टीन भी रहता है तो अपना वो भी मार सकते हैं। तो ये क्या हो गया? रदरफोर्ड। क्या हो गया? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा आपका? नाचे, चे फॉर चैडविक। चे फॉर क्या हो जाता है? चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने इसका आविष्कार किया था, किसका? न्यूट्रॉन का। तो याद हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक माइनस चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पे किस प्रकार की चार्ज होगी? तो आवेशहीन होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। ईंट पर नाचे ट्रिक से भी आप लोग याद कर लिए, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु संख्या किसको कहते हैं? किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भी है? प्रोटॉन संख्या या परमाणु संख्या समझ में आ गया? अब अगर पूछ दे द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो क्या बताइएगा? द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो यहां पर जितना प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन, वो मिलकर के क्या बना देगा? द्रव्यमान संख्या बना देता है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान,
प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर हम इसको Z मानते हैं तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, थोड़ा लिखने में नहीं बन रहा है, तो परमाणु द्रव्यमान का याद रखिएगा, प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन प्लस क्या हो गया, न्यूट्रॉन। क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान, ये लिख दिए, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए अब कुछ आगे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। परमाणु क्या होता है सबसे पहले वो जानेंगे। तत्व का वह सूक्ष्म कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं और रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाता है, ठीक है। अणु आपका रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन परमाणु क्या होगा कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। और अणु के सूक्ष्मतम कण जो होते हैं उसका गुण भी नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं तथा रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके परमाणु। परमाणु के 3 कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी हमने बता दिया, केंद्र में रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चारों ओर अपने अपने कक्षा में क्या कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, निगेटिव, ऋणात्मक होता है। और खोजकर्ता जे थॉमसन थे, इसका जो आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, द्रव्यमान 9.10935 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम। ये ऐसे है, ये सब पूछेगा नहीं आपको। उसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। इस पे चार्ज कितना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही, ठीक है। द्रव्यमान इतना दिया हुआ है। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है, और जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया। अब आ जाइए अणु। अणु किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आपका परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, ठीक है, वो किसी ना किसी से क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन अणु क्या है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। पानी का अगर छोटा कण को भी छोड़ दोगे H2O, तो वो पानी के रूप में बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अगर वही हाइड्रोजन को अलग कर दो, ऑक्सीजन को अलग कर दो, वो कब किसके साथ संपर्क बना के भाग जाएगा, कहना मुश्किल है। इसीलिए अणु क्या होते हैं, वे सूक्ष्मतम कण होते हैं पदार्थ के जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। यौगिकों के अणुओं में 2 या 2 से अधिक प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि नाभिक, अभी हमने आपको बताया था कि आपका जैसे ये परमाणु है उसके बीच में कौन सा रहता है, क्या रहता है, नाभिक रहता है। परमाणु के मध्य में एक अति सूक्ष्म पिंड होता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में परमाणु के समस्त धनावेश और द्रव्यमान स्थित रहता है। द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके द्रव्यमान होता है ना। और अभी हमने बताया कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया है। या तो आप पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं कि नाभिक में रहता है, या क्या कह सकते हैं कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान कहाँ पे रहता है, उसके नाभिक में रहता है। और ये बात किसने सर्वप्रथम बताया था, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि उसने एक सोने के पत्थर पे, ठीक है, प्रयोग किया था। तो उसमें देखा कि जो लाइट आया, जैसे मान के चलो ये एक गामा किरण है, तो वो एक जैसे मान के चलो ये कोई सोने का पत्थर है, गोल्ड फॉइल है। अब ये इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे कण होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, कण होंगे। तो उसने देखा कि जैसे ये मान लो ये थोड़ा सा लार्ज कर देते, तो जो लाइट आया वो केंद्र से होकर के रिटर्न हो गया, बाद बाकी क्षेत्र से पास हो गया। जैसे ये लाइट आ रहा है
तो इससे ये पास कर गया, इससे इधर से पास कर गया, लेकिन जब वो केंद्र में पड़ता था तो रिफ्लेक्ट हो जाता था, यानी जब पॉजिटिव चार्ज हुआ तो रिफ्लेक्ट हो गया। यानी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने बताया कि नाभिक जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो क्या कर देता था, रिफ्लेक्ट कर देता था। जब चुंबक में भी आप देखोगे सेम साइड मिलाओगे तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करेगा, रिपल्सन दिखाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से लाइट का भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो आकर्षित करेगा एक दूसरे को, लेकिन सेम चार्ज वाला मिल जाएगा तो क्या करेगा, दोनों को विकर्षित करता है। तो वही चीज उसने बताया कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और मैक्सिमम पार्ट क्या होते हैं, परमाणु के ऋणात्मक होते हैं, निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, और सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसको कहते हैं। वही चीज है जो कि अभी हमने आपको शुरू में ही बता दिया, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और चूंकि प्रोटॉन की संख्या ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, इसीलिए हम बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आ जाइए द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अभी हमने आपको बताया थोड़ा देर पहले कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है या परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। कई बार आपको द्रव्यमान संख्या दे देगा, प्रोटॉन की संख्या दे देगा, और हो सकता है पूछ दे आपको न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, ठीक है। जैसे आपका पोटासियम का कितना होता है, के का जो ये परमाणु संख्या कितना होता है, 19, और आप देखिएगा कि परमाणु भार 40 के बराबर होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार एक ही होता है, द्रव्यमान संख्या 40 हो गया। अब पूछेगा इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N, इक्वल टू क्या हो जाता है, P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन यहाँ पे कितना है, प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन ही परमाणु संख्या है 19 है, और यहाँ पे द्रव्यमान क्या है 40 है, और यहाँ पे आपको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, 40 में 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 21। तो इस केस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 21। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, द्रव्यमान संख्या दे देगा, प्रोटॉन संख्या दे देगा, तो हो सकता है न्यूट्रॉन पूछ दे निकालने के लिए। तो चूंकि द्रव्यमान संख्या ही इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है, ठीक है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अब आ जाइए, एक है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन एक संयोजकता होता है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। देखो एक अष्टक का नियम होता है, कोई भी परमाणु अपने बाहरी सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे, द्वितीयक पुराते हैं जिनकी परमाणु संख्या कम है, या तो फिर वो अष्टक पुराते हैं, तभी वो अस्थाई बने रह सकते हैं, नहीं तो उनके साथ कोई भी रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी परमाणु जो है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि अष्टक पुराना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन है, ठीक है, या ऑक्सीजन को ही लेते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। अब हम बता दें आपको कि जितने भी नाभिक होते हैं, परमाणु का जो नाभिक है उसके चारों सेल्स होते हैं, कक्षा, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और वो कक्षा का वैल्यू होता है 2n² के टर्म में। किसके टर्म में होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं, 2n², उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। जैसे पहला कक्षा है, यहाँ पे n का वैल्यू 1 दे देंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा कक्षा में क्या कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी क्या हो गया, 8। तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 × 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 18। इस प्रकार से पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसी प्रकार से आगे वो फिर अगला कक्षा में 18 तक मैक्सिमम रह सकते। ये तो कक्षा है। कक्षा के अंदर भी उप कक्षा होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है, और वो होता है एस सेल, सब सेल, पी डी एफ, एस पी डी एफ। एस सब सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी सब सेल में मैक्सिमम 6 रह सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 रह सकते हैं,
और F में मैक्सिमम 14 रह सकते हैं। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, 11 12 में भी पढ़े होंगे, 9 10 में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास परमाणु संख्या कितना है? 8 है। ऑक्सीजन के पास कितना परमाणु संख्या है? 8 है। तो हम पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2, क्योंकि पहला कक्षा में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2। अब 8 ही पुराना है, तो दूसरा कक्षा में कितना हो गया? 6। दूसरा कक्षा में कितना हो गया? 6। अब इसके पास देखिए 6 है, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 2 4 और 2 6। अब ये अष्टक पुराने के लिए इसको चाहिए 2 चाहिए, तो ये 2 मांगेगा किसी से, जो दाता होगा, जो डोनर होगा, जो देना चाहेगा, उससे ये ले सकता है। तो उस केस में ये रासायनिक संयोग करेगा। तो इस पे हम माइनस चार्ज 2 कर सकते हैं। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज क्या होता है? 2 चार्ज होता है, क्योंकि इसको 2 चाहिए। जिसको 2 चाहिए उसमें माइनस लगाएंगे, जो 2 देगा उसमें प्लस लगाएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना दे देता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे करके इसके साथ संयोग कर लेता है। जैसे मान के चलिए इसके पास 1 है, ठीक है, तो ये किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा। और ऑक्सीजन जो है अपना H2O के टर्म में, जैसे ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मान के 2 2 4 2 6, तो 2 यहाँ पे क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लेगा, और ये इसका वाला हाइड्रोजन वाला ले करके ये 8 पुरा लेता है, इसका भी, तो 6 2 8 पुर गया, और ये आपस में अपना कंबाइंड करके यौगिक बना लेता है, ठीक है। तो आगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। एक होता है बंधन, होता है केमिकल बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंधन होता है, वैद्युत संयोजक बंधन होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो जितना इलेक्ट्रॉन को वो त्याग करता है या ग्रहण करता है, वो क्या कहलाएगा? अष्टक पुराने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए यहाँ वही चीज लिखा हुआ है। देखो ये सब समझने का चीज है, रट्टा मार करके आप चले तो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया एग्जाम में तो आपसे नहीं बनेगा। वहां गलत सलत आप कुछ भी बना के आ जाएंगे। किसी तत्व के परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग से स्थानांतरण या साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चूंकि यही 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, ये 2 के साथ संयोग करेगा। ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए ना, तो 2 किसी से लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करेगा? संबंध बनाएगा, साझा करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी समान संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के रासायनिक गुण भी समान होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 तथा 3 होती है धातु कहलाता है। जैसे मान के चलो कोई धातु का नाम बताओ, धातु है या नहीं है वो डिपेंड कर जाएगा कि अगर उसके लास्ट सेल में 1 2 या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो 1 देता होगा या 1 ग्रहण करता होगा, वो सब क्या होंगे? आपके धातु होंगे। जैसे एल्युमिनियम, आप लोग जानते हैं क्या है? वो धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। अब एल्युमिनियम को अगर तुम तोड़ोगे, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 13। तो 2 दूसरे कक्षा में 8 मैक्सिमम रख सकते हैं, और तीसरा कक्षा में 3 रहेगा। इसके लास्ट सेल में कितना हो गया? 3। तो ये क्या करेगा? 3 इसको चाहिए, अब इसको 5 पुराना होगा, ठीक है, तो ये 3 के साथ ही संयोग करेगा ना। तो 2 8 और 3, अगर लास्ट कक्षा में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यही आपका 3 के ही साथ ये क्या करेगा? आपका संयोग करेगा, क्योंकि 3 ही है, ठीक है। तो ये जब संयोग करेगा, तो जब 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस केस में क्या हो जाता है? वो धातु हो जाता है। अब जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 5 और 7 होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। वो धातु नहीं होता है, जिसमें 4 5 6 और 7। जैसे नाइट्रोजन लेते हैं। अब नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? बताइए। 7। कितना होता है? 7 होता है। 2 और 5, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया? आपका अधातु हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि धातु है या अधातु, ठीक है।
अब आ जाइए समस्थानिक किसको कहते हैं, ये भी कई बार पूछेगा, समस्थानिक और समभारिक। आगे फिर अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आगे जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों आएगा, दोनों फिर से हम अच्छे से समझाएंगे। समस्थानिक नाम से क्लियर है कि जिसका स्थान सेम हो, स्थान समान हो, क्रमांक समान हो, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या हो, भिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। स्थान समान हो, द्रव्यमान भिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। यानी जिस परमाणु के, अगर मान के चलो बहुत सारे, जैसे एक ही तत्व के परमाणु के जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वो आपस में क्या कहलाते, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के केस में यहाँ समझाया गया 1H1। अब देखो यहाँ 1 1 1 तीनों में परमाणु संख्या क्या है, सेम है, लेकिन हाइड्रोजन के कई अपरूप हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 1 2 3 यहाँ बढ़ गया, यानी परमाणु संख्या समान है किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। जैसे कार्बन है, कार्बन के भी कई अपरूप होते हैं कार्बन, लेकिन परमाणु संख्या सबका 6 ही है, और परमाणु भार यहाँ क्या है, या द्रव्यमान संख्या क्या है, 12 13 14 है। तो ऐसे स्थिति में ये आपस में क्या कहलाएगा, समस्थानिक। स्थान सेम है, क्रमांक संख्या जो नीचे में रहता है वो सेम हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, वो आपस में क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। अब इसी का उल्टा समभारिक। जब आपका क्या हो जाएगा, समान भार हो, भार समान हो लेकिन क्रमांक संख्या भिन्न हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समभारिक। अब देखो जैसे यहाँ पे आर्गन है, आर्गन है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है और भार 40 होता है। फिर पोटासियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 19 और भार 40 होता है। उसी प्रकार से कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और भार 40 होता है। अब यहाँ पे भार तीनों का समान हो गया और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है, परमाणु संख्या क्या है, भिन्न है। तो ऐसे स्थिति में जब परमाणु संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी भार समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। तो समस्थानिक और समभारिक में आप लोग समझ गए होंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, समस्थानिक, समभारिक, उसके बाद परमाणु, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सब में आपको दिक्कत अब नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग जो केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग किस प्रकार से बॉन्ड बनाता है और किस प्रकार से कितने प्रकार के बंधन बनते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के बंधन बनते हैं, जैसे सहसंयोजक बंधन होता है, एक विद्युत संयोजी बंधन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बंधन के प्रकार को पढ़ेंगे। चलिए, संयोजकता और रासायनिक बंधन, ठीक है। अब देखिए संयोजकता क्या होता है, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा और चर्चा भी किया। अब देखिए संयोजकता क्या होता है, तत्वों की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व के अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। बोरबेरी योजना के अनुसार किसी परमाणु के अंतिम कोष में या अंतिम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसे परमाणु का अष्टक नियम कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण किए गए या त्याग दिए गए अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जितना वो त्याग करेगा या जितना वो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, तो अब देखिए इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो 2 और 5, तो इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, और 3, तब जाकर के ये अष्टक पूरा लेगा, तब पुराएगा ना अष्टक। नाइट्रोजन के पास ये 5 लास्ट सेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 और आ जाएगा तो इसके पास अष्टक पूर जाएगा। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो गई। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करना है,
तो उसी को क्या बोलते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 ग्रहण करता है, तभी जैसे 8 होता है तो 2 6, तो इसको 2 और चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही जो हो गया इसकी संयोजकता हो गई, किसका, ऑक्सीजन का। संयोजकता कितना हो गया, 2 हो गया। और अष्टक पूरा करने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अष्टक पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 3। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजी कक्षा और संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब समझिए क्या होता है। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कक्षा उसका संयोजी कोष कहलाता है। जो बाहर का कक्षा है वो क्या कहलाएगा, संयोजी कक्षा या कोष, तथा इस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो जैसे नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। ऑक्सीजन में कितना है, 6 है। यानी बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई एल्युमिनियम लीजिए, एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 8 और 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। ठीक है, और ये 3 को ही त्याग करके अपना अष्टक पुरा लेगा, तो इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी, 3 ही होगी। ठीक है, अगर यहां नाइट्रोजन बोलेगा, नाइट्रोजन का बोलेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, लेकिन संयोजकता बोलेगा कितना है, तो 3 होगा। संयोजकता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ग्रहण करेगा तब इसका अष्टक पुर जाएगा। तो संयोजी और संयोजकता, फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी भी परमाणु के लास्ट शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, और कितने इलेक्ट्रॉन ले करके या त्याग करके वो अष्टक पुराएगा वो उसकी संयोजकता कहलाती है। समझ गए। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में आप देख रहे हैं 3 2 5, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, और चाहिए कितना इसको, 3, तो संयोजकता उसकी क्या हो गई, 3। अब इसको लुईस प्रतीक बोलते हैं, जो बिंदु दिया गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन को लुईस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तत्व के प्रतीकात्मक वर्ण को चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर बिंदु लगा करके, जैसे ये हो गया तो बिंदु लगा करके उसको दिखाया जाता है, उसी को लुईस प्रतीक कहते हैं। अब आइए रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन कहते हैं किसको हैं, और वो कितने प्रकार का होता है। विद्युत संयोजी बंधक या आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, सहसंयोजी बंधन किसको बोलते हैं, तो ये सब अब चर्चा करेंगे। रासायनिक बंधन, अब देखिए एक अणु के घटक परमाणु को जोड़े रखने वाला आकर्षण बल, जैसे वाटर है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्या किए हुए रहता है, सहसंयोजी बॉन्ड बनाए रहता है, तभी जाकर के वो लिक्विड अवस्था में बना रहता है। तो एक बल उसके बीच में काम करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के बीच में एक बल जो कार्य करता है, और वो जो आकर्षण बल है और जो बांधे रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन। एक अणु के घटक परमाणु को जोड़े रखने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंधन कहलाता है। अणु की रचना में परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ वह इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंधन बनाते हैं, और जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वही आपका संबंध बनाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा संयोजकता कोष कहलाती है। रासायनिक बंध के प्रकार एक होता है प्रबल बंध, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, ये सब प्रबल बंध हुआ। दुर्बल बंध हो गया हाइड्रोजन बंध, वंडर वाल्स बंध, ये सारे जो बंधन है ये दुर्बल बंध है। अब आते हैं इसमें विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बॉन्ड क्या होता है। दो परमाणु के बंध संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप जो निर्मित रासायनिक बंध होता है वह विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध कहलाता है। यानी एक दे देगा दूसरा एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl है। अब बताइए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11, और क्लोरीन का कितना होता है, 17। अब बताइए इसका जब हम तोड़ेंगे परमाणु में तो ये 2 8 1 हो गया, और इसका क्या हो गया 2 8 7 हो गया। अब देखिए ये 1 है, अब किसी के पास 1 रुपया, किसी के पास 99 रुपया, क्या 1 रुपया वाला बोलेगा लाओ 99 हम पूरा कर लें, नहीं बोलेगा ना, वो उसको दे देगा 99 वाले को, भाई तुम ले लो 1 रुपया और तुम अपना 100 टकिया बना लो, खर्च मत कर।
ठीक है, यही हो सकता है। लेकिन कभी 1 रुपया वाला 99 वाले बोलेगा कि भाई लाओ हमको, हम 100 रुपया बना लें, नहीं। तो यहाँ पर 1 रुपया वाला है जो हल्का है वो उसको दे देगा, लो भाई 1 रुपया तुम ले लो। ये भी खुश कि अब इसके पास लास्ट सेल में 1 जब आ गया तो इसके पास क्या हो गया, 8 पुर गया। तो ये भी अब अस्थाई बन गया और ये भी अस्थाई, चूंकि इसके भी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसीलिए इस पे प्लस चार्ज। और Cl क्लोरीन 1 लेकर के इसके पास क्या हो गया, माइनस चार्ज। ये ऋणी हो गया, ऋणी हो गया मतलब माइनस चार्ज, जो दिया वो प्लस हो गया, तो Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन में जैसे मान के चलिए 2 8 1 है, तो लास्ट सेल में आपका जैसे Na पे 1 चार्ज हो गया और Cl पे क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो इसको दे दिया, तो ये कंप्लीट दिया और ये कंप्लीट ले लिया। कोई संयोजन, दोनों आपसी बॉन्ड, ये क्या कर रहा है, एक इसमें क्या करता है, देता है, जो दे रहा है, और एक एक्सेप्टर, एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, और Cl इसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन दोनों में ऐसा नहीं कि कभी जरूरत लगेगा Na को तभी देगा, बस एक जब कंप्लीट दे दे और दूसरा ले ले, उस केस में आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, विद्युत संयोजी बॉन्ड उसको बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 परमाणुओं के बंध संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप निर्मित रासायनिक बंध विद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहलाता है। इन विपरीत आयनों के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल के कारण जिसे विद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। एक एग्जांपल देकर समझा दिया आपको। अब क्या होगा, सहसंयोजक बंधन बनाएगा। जैसे वाटर है, H2O है, तो सबसे पहले उसको समझाते हैं कैसे करता है। जैसे H2O है तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के कक्षा में 1 तो इलेक्ट्रॉन ही रहता है, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 8 परमाणु संख्या, तो 2 और 6 हो गया, 2 और 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या H ऑक्सीजन को बीच में रखते हैं और इधर हाइड्रोजन को रखते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 1, और इसके पास कितना है, 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक है, अब ये क्या कहेगा, हाइड्रोजन को भी द्वितीयक पुराना होता है। हाइड्रोजन को क्या पुराना है, द्वितीयक। सिर्फ हाइड्रोजन को ही द्वितीयक पुराना होता है, बाकी सबको अष्टक ही पुराना होता है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अरे भाई जब जरूरी लगेगा तो तुमको हम दे देंगे, और जब तुमको लगेगा तो हमसे तुम ले लेना, और जब हमको लगेगा तुम हमको दे देना। तो दोनों आदमी अस्थायी रूप से बने रहेंगे। ठीक है, जैसे कोई 2 व्यक्ति मिलकर कोई रोजगार करता है या पैसा का लेन देन करता है, कहता भाई अभी जरूरी है हमको, तुम दे दो 50 रुपया, जब तुमको जरूरी लगेगा तो हम तुमको दे देंगे, राफ साफ हो जाएगा, और दोनों के बीच में एक प्रकार का बॉन्ड बन जाता है दोस्ती का। उसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोस्ती करके बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बोलेगा कि हमको भाई तुम अपना 2 दे दो, कहेगा ले लो भाई। जब हाइड्रोजन को बनाना हुआ तो ये अपना द्वितीयक बना लिया, जब ऑक्सीजन को बनाना हुआ तो ये हाइड्रोजन का ले करके बना लिया। तो अब ऑक्सीजन के पास भी 8 और हाइड्रोजन के पास भी 2, तो दोनों आपसी साझेदारी किया। यहां क्या हो गया, आपका साझेदारी हुआ। जब हाइड्रोजन को जरूरत हुआ तो ऑक्सीजन ने दिया, जब ऑक्सीजन को जरूरत हुआ तो हाइड्रोजन ने दिया, तो यहां साझेदारी हुआ। तो इस केस में क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सहसंयोजी बंध। क्या बनेगा, सहसंयोजी बंध। तो वही चीज यहां पे लिखा गया है। देखिए, सहसंयोजक बंध एक समान अथवा भिन्न तत्व के परमाणु के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन को साझेदारी के कारण निर्मित बंध सहसंयोजक बंधन कहलाते हैं। सहसंयोजक बंधन से जुड़े सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। 8 पूरा लिया। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणु से निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल बता दी अभी H2O, उसी प्रकार से मीथेन है, CH4 है। क्या है, CH4 है। अब देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो 2 और 4, इसका क्या हो गया, 2 और 4। इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 4, तो वो हाइड्रोजन से लेगा, सब हाइड्रोजन से ले लेगा। जैसे ये H है, ये H है,
फिर H है। इसी प्रकार से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब इसके पास 1 है तो कार्बन के पास 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो हाइड्रोजन वाला चारों मिल करके ये क्या करेगा, अपना पूरा लेगा। ये द्वितीयक पूरा लिया, लो, ये द्वितीयक पूरा लिया, लो, ये द्वितीयक पूरा लिया, ये, और ये पूरा लिया। अब ये कार्बन भी सबसे लेकर के अपना अष्टक पूरा लिया। तो ये भी आपका क्या हो गया, सहसंयोजक बंधन ही हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सहसंयोजक बंधन है, कौन सा आयनिक बॉन्ड है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक होता है उपसहसंयोजक बंधन, उसमें क्या होगा कि आपका आयनिक बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है, और आपका सहसंयोजक भी बनेगा, दोनों प्रकार का बॉन्ड बनेगा। कुछ लोन पेयर भी बच जाता है, एक्स्ट्रा भी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। जब दो परमाणु के मध्य साझा किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु से प्राप्त किए जाए, ठीक है, तो इस दशा में उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। उपसहसंयोजक बंधन एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें तीर का पश्च भाग इलेक्ट्रॉन दाता और अग्र भाग वो इलेक्ट्रॉन ग्राही का होता है, जैसे अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि NH4Cl में हमने देखा कि नाइट्रोजन के पास लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, 5 इलेक्ट्रॉन। ये अब हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 पूरा लिया, अष्टक पूरा लिया। हाइड्रोजन का भी अपना द्वितीयक पुर गया, ठीक है, हाइड्रोजन का भी द्वितीयक पुर गया। ये देखिए ये पुर गया, हाइड्रोजन का भी द्वितीयक पुर गया। और यहां पे 2 2 4 2 6 और ये सब मिला करके 8 इधर भी पुर गया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर कहलाता है। तो यहां पे जब इसको जरूरत है क्लोरीन को, एक ये क्या करेगा, इसको दे देगा, फिर भी एक यहां पे शेष रह गया, ये कंप्लीटली दे दिया इसको। ये आपस में NH4 क्या किया, सहसंयोजक बंधन बनाया, साझेदारी किया, और यहां पे क्लोरीन को कंप्लीटली दे दिया। यानी दोनों तरह के बॉन्ड यहां बन गए, सहसंयोजक बंधन भी बन गया और आपका आयनिक बॉन्ड भी बन गया। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, जब ऐसा हो जाए, स्थिति बन जाए, तो इसको उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं, NH4Cl, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाइड्रोजन बंध क्या है, किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन अथवा उसी अणु अथवा अन्य अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य कार्यरत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे जल है, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन, जहां जहां पे आपको हाइड्रोजन दिखेगा वहां वहां आपका हाइड्रोजन बंध भी बनता है, ठीक है। अब आ जाइए वंडरवल्स बल। यह किसी यौगिक के अणुओं के मध्य पाया जाता है। यह बल विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजक बंधों से भिन्न होता है। अस्थायी द्विध्रुव बल, यह बल दो ध्रुव अणुओं के मध्य सक्रिय होते हैं, जिनके मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के असमान साझेदारी होता है। परिकीर्णन बल अथवा लंदन बल किसको बोलते हैं, यह सबसे दुर्बल अंतर अणुक बल है जो अस्थायी होता है। यह बल उत्पन्न होता है जब दो परमाणु परस्पर अस्थायी द्विध्रुव, बाइपोलर कहते हैं जिसको, में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब आज तक पूछा नहीं गया है, नहीं पूछा जाएगा आपको, बस हमने आपको पढ़ के समझा दिया। मेन रूप से आपको यही पूछेगा, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध और उपसहसंयोजक बंध को एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा इसमें किस प्रकार का बंध है, या संयोजकता इसका कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, संयोजकता किसको कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। इससे ज्यादा आज तक यहाँ से केमिस्ट्री में पूछा नहीं गया है। इसी चीज को अगर आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा और नोट्स जो भी है उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तीसरा चैप्टर होता है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो यहां से निश्चित तौर पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी तत्वों के मिश्रण अथवा यौगिक से निर्मित होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो या तो तत्व होगा या क्या होगा, यौगिक होगा, या फिर वो मिश्रण होगा, लेकिन होगा जरूर वो, ठीक है। यह तत्व पदार्थों की संरचना,
गुणधर्म एवं भौतिक स्वरूप का निर्धारण करता है। तो जो भी उसमें तत्व है उसी से उस वस्तु का गुण धर्म पता चलता है कि क्या क्वालिटी है, धातु है, अधातु है, गैस है या क्या है। 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को मात्र 30 तत्वों की ही उपस्थिति का ज्ञान था, परंतु 2016 तक आते आते 118 तत्व की खोज किया जा चुका है, जिसमें कि 94 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और 24 तत्व को जो है वैज्ञानिकों के द्वारा जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है। ठीक है, तो ये टोटल 94 और 24 कितना हो गया, 118। तो ये पूछ सकता है कि वर्तमान में प्रकृति में या जितने भी तत्व हैं अभी तक मौजूद उसकी संख्या कितनी है, तो टोटल 118 है, जिसमें प्रकृति में पाया जाता है 94 और 24 तत्व वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं। अब आ जाइए मेंडलीव का आवर्त नियम। 19वीं शताब्दी के मध्य में रूसी वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने तत्व और उनके यौगिक का तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसको क्या बोलते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है, तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो मेंडलीव ने जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें परमाणु भार को मेन माना। ठीक है, और मेंडलीव के आवर्त में सारणी में 9 वर्ग थे और 7 क्या थे, आवर्त थे। तो ये याद रखना है, कितने वर्ग थे, 9 वर्ग, और आवर्त कितने थे, 7 आवर्त थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, 9 वर्ग और 7 आवर्त। अब आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है और इसमें जो परमाणु संख्या को मेन माना गया है, तो ये याद रखना है कि परमाणु संख्या जो आधुनिक आवर्त सारणी है किस पे डिपेंड करता है, तो परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है। अब जैसे इसमें आप जो इसमें भी आप देखेंगे कि जो हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे क्यों, तो परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ता जाता है। और अगर हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु का आकार क्या होगा, घटता जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले अब हम पीरियोडिक टेबल लेकर के आपको समझाते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस प्रकार से है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए टोटल जो वर्ग है वो आप काउंट करेंगे तो 18 वर्ग है और आवर्त कितने हैं, तो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें आपको जो आप इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, तो जो नीचे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा कि इसका परमाणु साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जो इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे तो इसका साइज क्या होता है, छोटा होते जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो जैसे यहाँ पे देखिए लिथियम का, तो लिथियम का जैसे आप जानते हैं परमाणु संख्या क्या है, 2 है, और बेरिलियम का कितना है, 4 है, जबकि सेल तो दोनों का 2 है। ठीक है, तो 2 सेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपस में ज्यादा अपने आप को खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इमेज में आपको समझा दूं कि किस प्रकार से यह साइज डिपेंड करता है। चलिए, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमाणु का आकार बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, ऊपर से नीचे, चूंकि ऊपर में जितने भी वर्ग हैं तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्योंकि हाइड्रोजन था, हीलियम था, फिर लिथियम था, तो यहाँ पे 1 है कक्षा, यहाँ पे 2 कक्षा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर सोडियम होता है Na। ठीक है, तो उस प्रकार से कक्षा यहाँ पे बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब ग्रुप में हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। जबकि हम लोग जब आवर्त में ठीक है, सॉरी, ये तो आवर्त था, आवर्त वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे, ठीक है, तो ये वर्ग हो गया ऊपर से नीचे, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, ठीक है, जब हम बाएं से आवर्त में दाएं की ओर बढ़ेंगे तो इसका क्या होता है, घटता है।
जिस प्रकार से यहाँ पे आप इमेज में आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे है आपका लिथियम बेरिलियम बोरोन है, ठीक है, कक्षा दोनों सेम ही आवर्त में है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन। तो लिथियम बेरिलियम बोरोन और कार्बन को लेके चलते हैं हम लोग। लिथियम बेरिलियम बोरोन और कार्बन, ठीक है, कार्बन का 6, बोरोन का 5, बेरिलियम का 4, लिथियम का 3, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन सब में आप देखेंगे कि ये सब एक ही आपके आवर्त में आते हैं। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कक्षा की बात करें तो लिथियम के पास 3, तो 2 और 1, बेरिलियम के पास 2 और 2, ये सारे जो हैं 2 और 2 हो गया। फिर आपका बोरोन के पास 2 और 3 हो गए, कार्बन के पास फिर 2 और कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट सेल में आप देख रहे होंगे कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास कक्षा की संख्या 2 ही है, 2 ही कक्षा है। तो जब 2 कक्षा होगा तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कम खींचेगा, ये सेल्स को कम खींचेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव को ज्यादा आकर्षित करेगा, तो सेल्स को और छोटा कर देगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो इससे ज्यादा खींचेंगे। तो यानी जो जो हम इधर बढ़ते हैं तो आवर्त में आपका साइज क्या होगा, घटते जाएगा। और वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सेल्स बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये याद रखना है। अब विद्युत धनात्मकता और ऋणात्मकता, तो आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन कहाँ है, सबसे विद्युत ऋणात्मकता तो आपको पता है फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन यहाँ दिख रहा है। बस एक याद रहेगा, पीरियोडिक टेबल आप सारा बना सकते हैं, यानी ये यहाँ है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे पीरियोडिक टेबल हम बनाते हैं, तो जैसे मान के चले अगर इस तरीके का हम बनाएंगे तो सबसे विद्युत ऋणात्मक क्या है, फ्लोरीन है। तो अगर हम इधर से बाएं से दाएं जाएंगे तो ऋणात्मकता बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी ऋणात्मकता बढ़ेगी, तब तो ये यहाँ पे है। तो ये आप समझ सकते हैं कि, और अगर विद्युत धनात्मकता की बात होगी तो ऊपर से नीचे की ओर क्या होगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, जबकि विद्युत ऋणात्मकता नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये चीज से बस आप क्लियर कर सकते हैं कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर है तो इस तरीका से ये बढ़ रहा है, यानी नीचे से ऊपर ऋणात्मकता बढ़ेगा और बाएं से दाएं पे ऋणात्मकता बढ़ेगा, इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, आपका धनात्मकता हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे क्या होगा, घटेगी, नीचे से ऊपर क्या होगा, बढ़ेगी, ठीक। और जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे घटेगी उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता भी होता है, सेम टू सेम। विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों के सेम ही होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तब भी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। तो यही सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी होता है, ठीक है। तो बस इतना से आप पूरा काम चला सकते हैं। और ये भी घटती है बढ़ती है, दोनों में आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता सब एक ही कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे क्या होगा, घटेगा, और बायां से दायां जाने पे क्या होगा, बढ़ता है। यही आयनन ऊर्जा का भी होता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी होता है, ठीक। बस ये याद रखिएगा। अब आयनन विभव किसको कहते हैं, 2-4 लाइन में है, उसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कक्षा से जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन निकाल बनने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वही आयनन विभव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई भी उदासीन है और वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। विद्युत ऋणात्मकता, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जो साझेदारी इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जो किसी भी पॉजिटिव तत्व को अपनी ओर जितना खींचेगा वो उतना ऋणात्मक होगा। जैसे फ्लोरीन बहुत ज्यादा खींचता है, इसलिए सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। और इससे फैक्ट से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए, वो भी आप
2-4 लाइन में देख ही लीजिए। तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व, कुल तत्व ज्ञात कितने हैं 118, जो कि प्रकृति में प्राप्त कितने हैं 94, कृत्रिम विधि से निर्मित कितने हैं 24, धातु तत्वों की संख्या कितनी है 91, कितनी है 91, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु होते हैं। अधातु तत्व जिसमें 4, 5, 6 होगा वो क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। और अधातु तत्वों की संख्या मात्र 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है 7 है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि धातुओं की संख्या कितनी है, तो धातु तत्वों की संख्या 91 है और धातु तत्वों की संख्या कितनी है 20 है और उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है 7। ठीक है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, अगर तत्व बोले तब आपको ऑक्सीजन बोलना है और धातु तत्व बोले तब आपको लोहा बोलना है। ठीक है। धातु के रूप में सबसे ज्यादा भूपर्पटी में लोहा ही है। ठीक है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है ऑक्सीजन। अब देखिए भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, अच्छा ये भूपर्पटी है, अगर पूरे पृथ्वी में पूछेगा कि सबसे ज्यादा तब आपको लोहा बोलना है। भूपर्पटी ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें एल्युमिनियम धातु तत्व में ज्यादा होता है। तो एक बार क्लियर कर लीजिए, अगर भूपर्पटी लिखा रहे तब आपको बोलना है एल्युमिनियम तत्व ज्यादा है। अगर सीधे पृथ्वी में बोले तो कोर में चूंकि आयरन है इसलिए लोहा ज्यादा हो जाता है। सबसे हल्का तत्व क्या है आपका हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है। ये देखिए धातु तत्व में सीधे हल्का तत्व बोलेगा तब आपको हाइड्रोजन बोलना है, भारी तत्व बोलेगा ऑस्मियम। अगर आपको धातु तत्व में बोलेगा तब लिथियम और द्रव धातु तत्व है आपका पारा। द्रव और धातु तत्व है आपका ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु है तो वो है चांदी। और विद्युत का सुचालक और धातु तत्व कौन सा है ग्रेफाइट। ये अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है सुचालक है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता यानी कह सकते हैं जिसको खींच करके लंबा किया जा सकता है वो है सोना को। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व क्या है आपका क्लोरीन है। वो सबसे ज्यादा क्रियाशील अधातु तत्व है। ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है आपका सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अभी हमने बताया था फ्लोरीन है। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। हड्डियों और दांतों के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है कैल्शियम। तो इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल के यही जो 2-4-5 पॉइंट्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसको हमने अभी आपको चर्चा कर दिया है। बाकी अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, क्योंकि 3 चैप्टर आपका कंबाइंड रूप से कंप्लीट हो गया है और यहाँ से निश्चित तौर पे 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।